साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। आज चैप्टर वाइज में पढ़ा रहा था, उसी के क्रम में आज मैं आपके साथ साझा करूंगा साउंड एंड वेव का महत्वपूर्ण सवाल। तो अंतिम तक जरूर देखिएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करता हूं, आप कोशिश करिएगा प्रश्न को आंसर बदलाने के लिए। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपके स्क्रीन पर, बोलिए कि हाँ, एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती है क्या कहलाएगी। यानी कि वैसा एक्स किरण जो पदार्थ में बहुत अंदर तक जा सकती हैं उसे क्या कहेंगे। क्या कोमल एक्स किरणें कहेंगे, या सतत एक्स किरणें कहेंगे, या कठोर एक्स किरणें कहेंगे, या साथ ही उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है ना। तो अगर मैं बात करता हूं एक्स किरण का, तो एक्स किरण का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में उस समय जो एक्सरे होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण साथ ही तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन एक्स किरण कई प्रकार के होता है। उसी में से देखेंगे, एक आपका कोमल होता है, कठोर होता है। कोमल एक्स किरण उसे कहते हैं जो बहुत किसी पदार्थ में बहुत अंदर तक नहीं जाती है, उसे कोमल कहते हैं। कठोर जो बहुत अंदर तक चले जाते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो अधिक दूरी तक जाते हैं, यानी बहुत अंदर तक जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, कठोर एक्स किरण हो जाएंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तब क्या होगा। साथ पहले ऐसा होता था कि जब टीवी के स्विच को ऑन करते हैं तो आपको दृश्य पहले दिखाई देता था और साउंड बाद में सुनाई देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसमें साथ ही एक यंत्र लगा दिया गया है जिसके माध्यम से साउंड और दृश्य दोनों एक साथ देख सकते हैं। पहले ये होता था कि आपको अलग अलग, क्योंकि साउंड देखेंगे तो उसका वेग प्रकाश की तुलना में कम है और प्रकाश का वेग ज्यादा होता था, इसलिए पहले आपको साथ ही दृश्य दिखाई दे रहा था, साउंड आपको बाद में सुनाई देता था। लेकिन अब नहीं होता है, तो मैं अब के अकॉर्डिंग ही देख रहा हूं कि श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। इस बात को देखना, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। कथन पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर गामा किरणें एक्स किरण से अधिक वेदनशील होता है, बिल्कुल साथी। वेदनशील मतलब क्या होता है कि अगर 3 लोहे का पत्थर है, 1 2 3, है ना, तो अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो एक अल्फा किरण होता है, एक बीटा किरण होता है, एक गामा होता है। तो अल्फा साथी इसको भेद सकता है, यानी इसके पास से बाहर निकल सकता है, इसके और इसको भेद नहीं सकता है। अगर तीनों को एक साथ सटाकर रखेंगे तब की बात कहा जा रहा है, यानी कि वेदन क्षमता इसका कमजोर है। बीटा को इसको भी भेद सकता है, इसको भी भेद सकता है, लेकिन तीसरे वाला को भेद नहीं सकता है। लेकिन गामा की बात करें तो तीनों को भेद जाएगा, यानी कि वेदन क्षमता इसका ज्यादा है। वेदन क्षमता कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ से होकर बाहर निकलना, वो वेदन क्षमता कहलाता है। तो आप कहोगे साथी वेदन क्षमता किसका ज्यादा है, गामा किरण का। तो गामा किरण का एक्स किरण से अधिक वेदनशीलता है, बिल्कुल सही जवाब है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है और विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत जितने भी किरण आती हैं सबका स्पीड प्रकाश का वेग का स्पीड के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना साथी। तो आप बोलोगे गामा किरण का प्रकाश का वेग के बराबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ये आपको सत्य है साथी, ये आपका सत्य, दोनों सही है ना, दोनों सही है साथी, यहां पे भी दोनों सही है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये गलत है, क्योंकि सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही स्पष्टीकरण करने का मतलब होता है क्या वेग एक समान होता है या फिर वेग प्रकाश के बराबर होता है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं साथी। प्रकाश का वेग और वेदनशील क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है, इसलिए ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। आप बोलोगे डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम परिवार में नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब है कि सब उदासीन होगा और सबका स्पीड 3 × 10⁸ के बराबर होगा। साथी अगर विद्युत चुंबकीय तरंग के परिवार का कौन नहीं है तो साथी एक्स किरण, सूक्ष्म किरण और अवरक्त किरण इसी के परिवार का है। जो अल्ट्रासोनिक है, साउंड में आता है, यांत्रिक के अंतर्गत आता है। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होते हैं, किसके कारण साथी बोलेंगे ऊर्जा से। किससे होता है, ऊर्जा से होता है। इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसका ऊर्जा अधिकतम होता है। अगर मैं ऊर्जा अधिकतम की बात करता हूं तो ध्यान रखना साथी, आवृत्ति जिसका ज्यादा होगा, आवृत्ति जिसका ज्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका ऊर्जा भी ज्यादा होगा ना। तो सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होता है वो गामा किरण का है ना। फिर साथ ही बात करें एक्स किरण का, फिर आपका परावैंगनिक किरण का। तो बताओ सबसे ज्यादा अगर आवृत्ति गामा का है तो ऊर्जा भी सबसे ज्यादा गामा का होगा और तरंगदैर्घ्य सबसे कम गामा का होगा। तो आप बोलोगे सर गामा किरण की क्या होगा, ज्यादा। अच्छा, इसमें गामा है नहीं, तो उसके बाद साथ ही एक्स किरण होगा, तो आप बोलोगे एक्स किरण की ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगी। रात्रि दृष्टिकोण से कैमरे में किसका उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही जो रात्रि दृष्टिकोण है मतलब कि हम रात में भी कैमरे से अच्छे फोटो खींच सकते हैं, इस चीज को देखते हुए, इस चीज को मद्देनजर में रखते हुए हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो रात्रि में साथ ही अच्छे से लाइट करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए हम अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं, जिसे आप इंफ्रारेड कहते हो, यानी कि अवरक्त का प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रवर्धक का जो एम्पलीफायर होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, वस्तुओं को उष्मा विकिरण का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स किरण का विकिरण है आप इसको रात्रि में फोटोग्राफी के लिए नहीं कर सकते, यानी कि आप लोग इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा।
जाएगा। घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होती है, साथ ही वैसी परिघटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होती, जैसे ध्वनि का परावर्तन होता है। परावर्तन कहने का मतलब है कि साउंड टकराकर वापस आएगी और आप सुन पाएंगे। अपवर्तन कहने का मतलब है कि साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, बिल्कुल सही है। साथ ही अविवर्तन कहने का मतलब है कि साउंड ऐसे जा रही है, कोई अवरोधक आया तो मुड़कर बाहर निकल जाएगा। जैसे आप चुपके से आपने रूम में बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, आप आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर से साथ ही आपके पड़ोसी कान लगाकर, है ना, किवाड़ी में कान लगाकर सुन लिया, मतलब क्यों? विवर्तन के कारण ही सुनाई दे रहा है, वो कारण आपका विवर्तन होता है, यानी कि विवर्तन भी होता है। लेकिन इसमें ध्रुवन की प्रक्रिया नहीं होता, ध्रुवन की प्रक्रिया नहीं होती, तो आप बोलेंगे कौन नहीं होता, तो डी इसका नहीं होता है। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिसे सिद्धांत पर काम करता है, साथ ही जो स्टेथोस्कोप होता है जिसे आप आला कहते हैं, आला के माध्यम से आपके अंदर क्या क्या आवाजें चल रही, क्या क्या आप सोच रहे हैं, डॉक्टर साहब सुन लेते हैं। अब उसमें होता क्या है कि बार बार प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसे हम बहुलित परावर्तन कहते हैं। बहुलित परावर्तन का ही दूसरा नाम है अध्यारोपण। तो प्रकाश के साथ ही क्या होता है? ध्वनि तरंग का अध्यारोपण होता है, जिसके कारण हो जाता है। अब साथ ही इसको मैच करना है, आपको साथ इसको मैच करके बताना है कि किस में कितना होगा। मैं साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में इसको थोड़ा सोच कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। कि आवासीय क्षेत्र में जैसे मैं बोल रहा हूं, तो साथ ही मेरे साधारण बोलचाल की जो आपका भाषा है वो कह सकते हैं 30 से 40 डेसिबल हो, तो मैं जोर जोर से बोलने लगूं कि पढ़ो जी पढ़ो, क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, ये 50 से 60 हो जाएगा। और चिल्लाने लगूंगा तो मेरा जो स्तर और अलग हो जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में, तो आप कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है? ज्यादा होगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी के आधार पर आप बताइए साथ ही क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैं एक बता दिया हूं, बाकी आपको साथ ही बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, बिहार जीविका भर्ती के लिए साथी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर कोर्सेज उपलब्ध है, जहां पे बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। आप भी जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साथ ही सही कथन का आपको बताना है क्या हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि प्रसार हो सकता है, बिल्कुल नहीं सकती। निर्वात में ध्वनि नहीं जाती, क्योंकि साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और ये आपका निर्वात कोई माध्यम नहीं है, बिल्कुल गलत है। ध्वनि की गति सभी माध्यमों में एक समान होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ध्वनि का गति की बात करें तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, और द्रव में साथ ही कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। यानी कि अलग अलग माध्यम में इसका अलग अलग स्पीड होता है। तो आप बोलेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ना तो एक सही है और ना ही साथ ही दो सही है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनि कहने का मतलब साथ ही हाइपरसोनिक कह सकते हैं। अगर मैं हाइपरसोनिक की बात करता हूं तो उसे ध्वनि का वेग से तुलना किया जाता है। अगर साथ ही ध्वनि का वेग से कम है तो उसे आसोनिक कहा जाता है, अगर उसके बराबर है तो सोनिक कहा जाता है, उससे ज्यादा है तो साथ ही सुपरसोनिक कहते हैं, और ही ज्यादा है तो हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो साथ ही हाइपरसोनिक क्या है? ध्वनि के चाल से अधिक चाल से अगर उड़ता है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। एक सितार में किस प्रकार के ध्वनि तरंग उत्पन्न होते हैं? सितार, गिटार, वीणा, साथ ही उसमें अनुप्रस्थ होता है, लेकिन अनुप्रस्थ में अप्रगामी होता है। अप्रगामी कहने का मतलब है कि कंपन करेगा लेकिन ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएगा। जो ऊर्जा का वहन नहीं करता है उसे अप्रगामी कहते हैं, और जो ऊर्जा का वहन करता है उसे प्रगामी कहा जाता है। याद रखना साथी, डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है उसके बारे में बताना है। मनुष्य का कान 100 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। साथी अगर आप साफ साफ सुन पा रहे हैं, सारी चीजें अगर बेहतरीन तरीके से हर एक शब्द सुनना है, तो उससे साउंड की आवृत्ति कितना होना चाहिए? 1000 हर्ट्ज। तो आप साफ साफ सुन पाएंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए साथी सबसे अधिक सुग्राही होता है? नहीं साथी, लाल रंग के नहीं, हरा रंग के लिए आंख बड़ा सुग्राही होता है। कोई साथी अगर लाल पेन के गुजरेगा तो हाँ ठीक है गुजरने दो, लेकिन कोई हरियर पेन के गुजर रहा है तो देखेंगे ओह कौन है, एकदम हरियर पेन ले, बढ़िया लग रहा है, दिखने के लिए आंख मतलब तरसता है। अगर कोई हरा कोई पहन रहा है साथी तो अच्छा लगता है ना। तो आप कह सकते हैं सुग्राही किसके लिए? हरा लिखिए, लाल के लिए नहीं है। तो साथ यही आपसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। बाकी साथी सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर लिखिएगा आपको कैसा लग रहा है, कैसे रिवीजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है। रडार प्रणाली पाया जाता है। साथ ही अगर मैं रडार की बात करता हूं तो आप सभी जानते हो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होता है, और इसमें हम सूक्ष्म तरंग के प्रयोग करते हैं। लेकिन रडार अलग चीज है। लेकिन कहा जा रहा है कि किस जीव में रडार की जैसा ही प्रक्रिया होती है। तो साथ ही जो रडार के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो चमगादड़ जो है उससे प्रस्राव ध्वनि तरंग होता है, वो प्रस्राव ध्वनि तरंग निकलते हैं और फैला देती है रडार की जैसा, और उसके रडार में जो भी भोज्य पदार्थ आते हैं उसको जाकर साथ ही अपना भोजन कर लेता है। तो कह सकते हैं रडार किस में पाया जाता है? रडार प्रणाली है ना, तो रडार प्रणाली पाया जाता है चमगादड़ में, क्योंकि अपना भोजन वैसा ही करता है। ध्वनि का वेग अधिकतम क्या होगा साथी? ये आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत इजी है। अब ध्यान रखना साथी, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, द्रव में कम होता है, गैस में और ही कम होता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें से कौन ऐसा है जिसमें ध्वनि का वेग सबसे मैक्सिमम होगा, इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों का सरसराहट का डेसिबल दर्शाता है? पत्तों की सरसराहट में जो डेसिबल होगा 10 से लेकर 20 डेसिबल होता है। तो साथी याद रखना कि 10 और 20 जब दोनों ऑप्शन में रहे तो जो मैक्सिमम है उसको आंसर लगाना है। तो 10 20 दोनों साथ ही मैक्सिमम क्या होगा? 20 डेसिबल। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग क्या है? दूरसंचार साथी
जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट में साथ ही किसका प्रयोग करेंगे, आप बोलेंगे माइक्रोवेव, जिसे हम सूक्ष्म तरंग कहते हैं, माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि टेलीविजन का जो रिमोट कंट्रोल है, जिसमें आप साथ ही बेड पर सोए सोए बैठे बैठे वहीं से बटन दबाते हैं और अपना चैनल चेंज हो जाता है, साथ ही उससे बोलते हैं रिमोट कंट्रोल करना, सॉरी टेलीविजन का कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। इसके लिए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, आप कह सकते हैं अवरक्त का प्रयोग किया जाता है। ये नंबर बिल्कुल सही जवाब है। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक क्या है, तो याद रखना आवृत्ति मॉड्यूलेशन साथी होता है, ये मॉड्यूलेशन का नाम है। 72 बीपीएससी फाउंडेशन बेस हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। अगर आप साथी पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेस में जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। अभी जुड़िए हमारे साथ, मात्र साथी 999 रुपया में। नेक्स्ट, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रक इकाई किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, साथी रिमोट में करते हैं किसका, रिमोट में प्रयोग करते हैं साथी अवरक्त का। किसका, अवरक्त का किया जाता है। याद रखना सबसे सटीक क्या है, अवरक्त, जिसे इंफ्रारेड कहते हैं। लेकिन अगर अवरक्त ऑप्शन में ना रहे तो याद रखना इसमें रेडियो वेव का भी प्रयोग किया जाता है। किसका, रेडियो वेव का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप कर सकते हैं जब वो नहीं होगा तब, लेकिन अगर ऑप्शन में अवरक्त है तो अवरक्त ही सही लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने स्तर से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाता है, यानी कि कहां तक सुनेंगे तो ठीक है, उससे ज्यादा जैसे सुनेंगे आपके कान पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, वो साथी क्या है 80 डेसिबल से ज्यादा। अगर आप 45 डेसिबल से सुनते हैं तो साथी WHO के द्वारा कहा गया कि बिल्कुल सेफ जोन है, कोई आपको दिक्कत है। लेकिन अगर 80 से ज्यादा सुनते हैं, 85, 100, तो साथी जैसे ही 80 से ज्यादा होगा, एक लेवल है ना, एक लेवल है किस स्तर से अधिक, तो 80 से जैसे अधिक सुनेंगे आपका ध्वनि साथी का होगा बुरा इफेक्ट करेगा आपके कान पे। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, तारत्व मतलब पिच साथी, जिसके कारण आवाज मोटा या पतला सुनाई देता है, उसे हम तारत्व या पिच कहते हैं। और तारत्व या पिच हमेशा डिपेंड करता है किसपे, आवृत्ति पर। किसपे, आवृत्ति पे। इस बात को देखना, 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्वनि तरंग साथी निर्वात में चल सकती है, बिल्कुल गलत है। केवल ठोस में चल सकती है, बिल्कुल गलत है। केवल गैस में नहीं चलती, ठोस द्रव गैस किसी में भी चल सकती है, बस निर्वात में नहीं चलती है। किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है, इस बात को देखना, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती किसमें, तो नहीं चल सकती निर्वात में ना। ऐसे ऐसे कई प्रश्न अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है। याद रखना निर्वात को शून्य भी कहा जाता है, निर्वात को शून्य भी कहा जाता है, साथ याद रखना निर्वात को शून्य भी कहा जाता है। ध्वनि का मूलभूत इकाई क्या है, तो बोलेंगे ध्वनिग्राम आपका मूलभूत इकाई है। प्रसव ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होता है, प्रसव कहने का मतलब जिसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, उसे हम प्रसव ध्वनि तरंग कहते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। बीपीएससी AEDO का भी कोर्सेज हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। अगर आप साथ ही जुड़ने के इच्छुक हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मात्र 999 में एक कोर्स हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। कास्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। कास्मिक किरण साथी सबसे पहले याद रखना कि यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है। साथी इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले ही लिखा हुआ है कि साथी सही नहीं, तो यही सही नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सूर्य के द्वारा साथी उत्पन्न होता है, इसमें तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, लेकिन ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है। इस बात को देखना, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। सुनार में हम उपयोग करते हैं, साथी सुनार में क्या उपयोग करते हैं आप, सुनार साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है, जिसका उपयोग समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। उसमें अल्ट्रासोनिक यानी कह सकते हैं पराश्रव ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नजदीक आती रेलगाड़ी के सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। ये साथी इस फिनोमेनन क्या कहते हैं, ये आपका आता है डॉपलर इफेक्ट से, यानी डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा साथी, आप जानते हैं कि धातु में, मतलब जो ठोस है, ठोस में ज्यादा होगा। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के बीच कम से कम दूरी कितना होगा, जिसे आप प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए बहुत अच्छा सवाल है, 16.6 मीटर या लगभग 17 मीटर होगा। एयर है, आपको वाटर है और साथ ही इस्पात है, तो सबसे ज्यादा गति किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा आपका इस्पात में होगा, क्योंकि ठोस है। इसके बाद अगर बात करें साथ ही द्रव में, द्रव आपका ये हो गया, और सबसे कम की बात करें तो आपका एयर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर में हो जाएगा, क्योंकि आपका गैस है। तो आप बोलेंगे स्पष्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। माध्यम ए जल है, 2 इस्पात है, तीसरा नाइट्रोजन है, साथ ही ठोस द्रव गैस इसमें भी है। तो इसी के आधार पर आपको बताना है कि किसका आरोही क्रम में, आरोही क्रम में साथी बताना, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा मतलब कम जिसमें चाल होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो आपको बताना है कि 34 नंबर का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, इस बात को साथी ध्यान रखना कि 34 का आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, ध्वनि साथी कैसे चलती है, तो आप लोग सर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो आपका अनुदैर्घ्य लहर तरंग के रूप में जाती है। किसमें, अनुदैर्घ्य लहर, और प्रगामी में होता है। किसमें, प्रगामी में। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें चमगादड़ के अंदर पराश्रव ध्वनि तरंग निकालने की एक शक्ति होता है, तो पराश्रव ध्वनि तरंग निकाल पाती हैं, इसलिए साथी चल पाती हैं। पराश्रव तरंगों के बारे में क्या सही, साथी पराश्रव तरंग से आप कई अलग अलग काम करवा सकते हैं, जैसे कीड़ों को नष्ट करना कर सकते हैं, कपड़ों को धुलकन हटाना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपन बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सारे चीज जो लिखा गया साथी सारे इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सोनोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होता है, सोनोग्राफी में साथी पराश्रव ध्वनि तरंग का ही प्रयोग होता है, क्योंकि पराश्रव तरंग उसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए सोनोग्राफी से आप अच्छे साथी अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हैं, शरीर का आंतरिक संरचना को स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सिटी स्कैन
करने में प्रयोग में लाई जाती है। साथ ही सिटी स्कैन की बात करें तो सिटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग लाया जाता है। सिटी स्कैन में एक्स किरण होता है। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है निम्न कारण से। साथ ही किसके कारण से बढ़ेगा तो आप बोलेंगे तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण क्या होता है, स्टेथोस्कोप की ध्वनि बढ़ जाती है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल को दीवारों को क्या किया जाता है, साथ ही ऐसा बनाया जाता है कि वो ध्वनि को एक्स्ट्रा जो साउंड है उसको अवशोषण कर ले, है ना, कह रहे ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। इसलिए साथ ही निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाई को स्पर्श करके प्रत्येक का एक आकस्मिक साथी होती है, याद रखना वो ध्वनि ग्राम है। क्या ध्वनि ग्राम है। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, साथ ही रडार आपको हवाई अड्डों पर वायुयान के संचालन के लिए किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि वस्तुओं की स्थिति या उपस्थिति पता करने के लिए किया जाता है, यानी कि रेडियो तरंग के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या स्थिति ज्ञात करती हैं। एक्स किरण के लिए साथी कौन सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है उसको बताना है साथी एक्स किरण के लिए। आप जानते हो साथी एक्स किरण की आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा भी ज्यादा होगा, क्योंकि गामा किरण से थोड़ा सा ही कम होता है ना, गामा से थोड़ा सा कम होता है। तो कौन सत्य नहीं है, एक्स किरण बहुत ही छोटा तरंगदैर्घ्य नहीं, बहुत छोटा नहीं, क्योंकि सबसे छोटा किसका तरंगदैर्घ्य होता है आपका गामा का, इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी का होता है। तो बहुत छोटा ये आपका सत्य नहीं है, साथ याद रखना। अब बाकी सारी चीजें इसमें सत्य लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं घटित होती है, आप बोलेंगे ध्रुवण की प्रक्रिया साउंड में नहीं होती है। बजते टेप रिकॉर्ड के ध्वनि साथी अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र वस्तु में रखा जाए तो क्या होगा, अगर कोई साथी सॉन्ग बज रही है और उसके पास चुंबकीय क्षेत्र रख दिया जाएगा तो उसके अंदर भी साथी बॉक्स में भी एक चुंबक लगा हुआ, बाहर भी चुंबक है, तो उसमें जो आवाज है ना, आवाज साथी कैसा आएगा, तो आवाज आपको साथी असहाय हो जाएगा, मतलब खराब आवाज आएगा, मधुर आवाज नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना। गुरुत्वीय तरंग की पहली बार साथी देखा गया, जो आपको गुरुत्वीय तरंग है इसको सबसे पहले साथी सितंबर 2015 में देखा गया था। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि साथी वहां पे ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए माध्यम आवश्यकता मतलब उपलब्ध नहीं रहता है, क्योंकि माध्यम उपलब्ध नहीं रहेगा तो ये प्रसारित नहीं होगा। तो कह रहे ध्वनि प्रसारित होने का कोई माध्यम नहीं है। प्रेक्षागृह दीवारों के साथ ही छत रेशा सामग्री के लिए साथी आप बताने, बहुत अच्छा सवाल है। मैं HW में मतलब बता रहा हूं 49 नंबर के क्या होगा, जरा साथी बताना स्पष्ट आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग कमेंट करेंगे। तरंग की लंबाई सर्वाधिक छोटी किसका होगा, तरंगदैर्घ्य किसका छोटा होगा, साथी तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा किसका होगा, जिसका आवृत्ति सबसे कम होगा, यानी कि माइक्रोवेव जो है उसका आवृत्ति सबसे कम तो तरंगदैर्घ्य उसका ज्यादा होगा। और तरंगदैर्घ्य साथी सबसे छोटा की बात किया जाए उसका होगा जिसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा। तो आवृत्ति गामा किरण के सबसे ज्यादा होता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य इसका सबसे छोटा होगा, क्योंकि आवृत्ति ऊर्जा का डायरेक्टली प्रोपोर्शन, लेकिन तरंगदैर्घ्य का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथी सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, पूरा साउंड एंड वेव आपको रिवीजन हो चुका होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।